अब जो है आपको मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैं एक स्टोरी के माध्यम से बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बस सुनने के लिए तैयार हो जाओ और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको मैं पूरी गारंटी से के साथ कहता हूँ बहुत ही मज़ा आएगा और अच्छा समझ में आएगा, बेस्ट समझ में आएगा आपको। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक स्टोरी कि जो है एक बहुत ही गरीब और दुखियारी एक औरत थी और उसके बगल में एक चाचा जी रहते थे जो सरकारी नौकरी करते थे। और जो औरत थी उसके 4 बेटे थे। 4 बेटों का पेट भरना बड़ा ही मुश्किल होता था उसके लिए। शाम को दिन भर मतलब काम करके शाम को खाना बनाती थी, बच्चों को खिलाती थी, फिर सुलाती थी। किसी किसी दिन उसको काम नहीं मिलता था तो फिर वो जो है अंकल जी के पास पैसे लेने जाती थी कि अंकल जी कुछ अनाज दे दो या कुछ पैसे दे दो, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, खाएंगे। तो अंकल जी उसको दे देते थे, बड़े नेक दिल के थे अंकल जी। फिर उसके बाद में ऐसे कई बार होता गया। अंकल जी सोचने लगे ये कब तक ऐसा करेगी, यदि मैं नहीं रहूँगा तब तो ये भूखे मरेगी। फिर उसके बाद में अंकल जी ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। तो जब एक दिन उस अंकल जी के पास गई वो औरत, तो फिर वो अंकल जी ने यानी चाचा जी ने कहा क्या, अब तुमको सिर्फ एक बार पैसा दूंगा मैं, इसके बाद में नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। फिर वो दुखियारी रोने लगी। रोते रोते क्या कहने लगी, कैसे भरी पेटवा ये चाचा, कैसे सुतिया बचवा, पेटवा भरी तब बचवा सुतिहन। ठीक है, ऐसे कह के रोने लगी। अंकल जी कहे कि हे बेटी, तुम्हारे बच्चे कभी नहीं सोएंगे और तुमको रोज काम करना पड़ेगा, रोज काम मिलेगा भी तुमको, लेकिन एक शर्त है कि तुमको एक छोटा सा बिजनेस करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। तो वो बड़ी खुश हुई, कही कि ठीक है, अच्छा मैं करूँगी। ठीक है, तो अब देखो अंकल जी ने कहा कि भाई तुमको जो है कुछ पैंट और कुछ शर्ट्स दुकान से लेना होगा, उसके लिए मैं 15,000 रुपये तुमको दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसने क्या करा, कहा कि भाई तुम 3 पैंट लेना और 6 शर्ट ले लेना, मैं तुमको 15,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ तुम्हारे साथ एक शर्त है। क्योंकि अंकल जी जानते थे ये पढ़ी लिखी है नहीं, कुछ उल्टे सीधे काम तरीके से कर सकती है, तो प्रॉपर तरीके से पैसे को यूज नहीं कर पाएगी। तो अंकल जी ने कहा कि कॉस्ट ऑफ अ पैंट है ना 100 लेस देन 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ अ शर्ट, यानी जो पैंट एक पैंट की कीमत होगी उस शर्ट की जो एक शर्ट की कीमत होगी उस एक शर्ट के 2 गुने से, यानी एक शर्ट की जितनी भी कीमत होगी उसका 2 गुने कॉस्ट से 100 रुपये कम होगी एक पैंट की कीमत। ये बताया उन्होंने। तो जाना तो ऐसा इस तरीके से लेना। तो अब वो दौड़े दौड़े गई दुकान पर गई खुश होकर के दुकानदार से कही कि भाई मुझे 3 पैंट चाहिए और 6 शर्ट चाहिए, और शर्त ये है कि ये हमारा जो है एक पैंट की जो कीमत होनी चाहिए वो आपका शर्ट की 2 गुनी कीमत से 100 रुपये कम होनी चाहिए। शर्ट की 2 गुनी कीमत से 100 रुपये कम होनी चाहिए। दुकानदार बड़ा घन चक्कर में पड़ा, बड़ा सोचने लगा कि अब हम क्या करें, किसका पूरा 15,000 रुपये मैं खपत भी कर दूं और इसको इस शर्त के साथ, इस कंडीशन के साथ इसको कपड़े भी दे दूं। ठीक है, बड़ा सोचने लगा। फिर उसके सोचते सोचते दिमाग में आया कि अरे हमारे पड़ोस में तो एक हैं जिनका नाम है जेपी सर, जो इस आंसर का जवाब दे सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो वो चला गया जेपी सर के पास। जब जेपी सर के पास गया तो जेपी सर हंसते हुए बोला, ये तो यार जो है बच्चों का खेल है, ये तो हमेशा मैं बताता रहता हूँ, ये हमारे क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से चैप्टर में से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और तुम भी मेरे पास आ गए हो, मैं तुमको इसका तो यूँ चुटकियों में जवाब दे दूंगा। तो आओ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया यूँ कि भाई पहले तो ये समझ लो कि यदि एक पैंट की कीमत
एक पैंट की कीमत समझ लो थोड़ा सा, एक पैंट की कीमत यदि 10 रुपये है तो दो पैंट की कीमत कितना बताते हो, 2 × 10। 3 पैंट की कीमत कितना बताते हो, 3 × 10 यानी 30 रुपीज़। तो पहले उन्होंने मान लिया कि भाई एक पैंट की कीमत x, तो 3 पैंट की कीमत कितनी हो जाएगी, 3x। फिर उसके बाद में एक शर्ट की कीमत उन्होंने x मान लिया, इसको क्या मान लिया उन्होंने, x मान लिया, सॉरी यहाँ पे x मान लिया, और इसको क्या मान लिया उन्होंने, शर्ट की कीमत को y मान लिया। तो 6 शर्ट की कीमत कितनी हो गई, 6y हो गई। अब उनके पास बन गया एक इक्वेशन इक्वल टू 15,000। फिर इसके कंडीशन पे गए, कॉस्ट ऑफ अ पैंट, पैंट को कितना माना था आपने, x, तो यानी x यानी पैंट की कीमत 100 लेस देन किससे, 2 टाइम्स कॉस्ट ऑफ शर्ट, यानी शर्ट के कॉस्ट से 2 गुना। तो शर्ट की कॉस्ट कितनी है, y, तो शर्ट की कॉस्ट का 2 गुना, और 2 गुने से कितना कम है, 100, यानी 100, तो 100 कम कर दिया। अब इसको इन्होंने 2y को इधर लाया तो क्या बन गया, x - 2y = -100। अब इनके पास जो है एक इक्वेशन a बना और एक इक्वेशन a बन गया। अब आप देखो कि लीनियर इक्वेशन का मतलब सिंगल पावर है, यहाँ भी सिंगल पावर है। लीनियर इक्वेशन का मतलब सिंगल पावर होना चाहिए, वेरिएबल का सिंगल पावर होना चाहिए, और इक्वल का सिंबल होना चाहिए। इक्वेशन का मतलब इक्वल का सिंबल होना चाहिए, और जो है वेरिएबल का पावर सिंगल। तो देखो वेरिएबल का पावर सिंगल, वेरिएबल का पावर सिंगल, वेरिएबल का पावर सिंगल, वेरिएबल का पावर सिंगल, और उसमें 2 वेरिएबल इनटू वेरिएबल का मतलब 2 वेरिएबल होना चाहिए, एक x है एक y है, यहाँ भी देखो x एक y है, ठीक है। अब जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी उस इक्वेशन के पेयर होना चाहिए, यानी 2 पेयर का मतलब 2 होना चाहिए। तो देखो एक ये बन गया और एक बन गया, 2 इक्वेशन बन गया। अब इस तरीके से इस इक्वेशन को जेपी सर ने सॉल्व किया, और पैंट और शर्ट की कीमत उसको झटाक से बता दिया, और वो दौड़े गया और उस लेडीज को दे दिया कि भाई लो, इस हिसाब से तुम्हारा होगा। अब ऐसे ही सिचुएशन को हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, हमारे दिनचर्या में इस तरह का यूज होता है। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का हम लोग देखते हैं। आपका जनरल फॉर्म में जो 2 इक्वेशन लिखा रहेगा लीनियर इक्वेशन, वो इस तरह आपका जनरल फॉर्म होगा, a1x + b1y + c1 = 0, और जहाँ पे x का कॉफिशिएंट a1 और y का कॉफिशिएंट b1, इन दोनों का स्क्वायर जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरह से दूसरा इक्वेशन लिखा होगा a2x + b2y + c2 = 0, और यहाँ भी आपका x का कॉफिशिएंट a2 और y का कॉफिशिएंट b2 का स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो है एज ए एग्जाम्पल से देखा जाए तो इस तरह से इक्वेशन लिखा रहेगा, यानी a1 के प्लेस पे जैसे यहाँ पे 2 है, और b1 के प्लेस पे 3 है, और c1 के प्लेस पे 6 है, यानी कोई ऐसी वैल्यू रहेगी जो रियल नंबर्स है, ठीक है। रियल नंबर्स वहाँ पे रहेगा, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रहेगा। और उसी तरह से नीचे वाला भी है ना, a2 के प्लेस पे जैसे -2 है, b2 के प्लेस पे 4 है, और c2 के प्लेस पे 3 है, = 0 है, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखा मिलेगा। कभी कभी इसी इक्वेशन को आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इसी इक्वेशन को हम लिख रहे हैं 2x + 3y = 6 को यदि उधर ले जाएं तो ये -6 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को भी हम लोग ऐसे लिख दें 2x + 4y, 3 को उधर ले जाएं तो -3 हो जाएगा, 0 - 3 -3 आएगा। तो ऐसे फॉर्म में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए मेथड ऑफ द सॉल्विंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके 3 मेथड्स हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल में जो सिलेबस में पढ़ना है तो और भी, बट जो है आपको ये 3 मेथड्स पढ़ने हैं आपके क्लास 10th के CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग ग्राफ पर प्रेजेंट करेंगे, है ना, और ग्राफ से ही सॉल्यूशंस को प्राप्त करेंगे। और ये आपका एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम डिस्कस करेंगे आगे ग्राफ को जो है सॉल्व करने के बाद। किसी इक्वेशन को आप जो है किसी भी मेथड से सॉल्व करने से पहले आप ये जान सकते हैं
कि जो है उसका सॉल्यूशन किस प्रकार का प्राप्त होगा या कितने सॉल्यूशन प्राप्त होंगे या सॉल्यूशन प्राप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका इक्वेशन इस फॉर्म का है, स्टैंडर्ड फॉर्म का, तो आपको यदि ए कॉफिशिएंट दिस अपान में दिस जो a1 अपान में a2 लिखा हुआ है, a1 अपान में a2 और ये b1 अपान में b2 ये इक्वल नहीं है, तो आपको जो है वही समझ जाना है कि जो है इक्वेशन है जो वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन सिर्फ मिलेगा। और एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब, इसका सॉल्यूशन मिलने का मतलब ये होता है कि एक्स वाई की वो वैल्यू जो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करें, वो अभी बताया जाएगा। तो ऐसा कंडीशन मिले आपको तो आपको समझ जाना है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और लाइंस जो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ये दोनों देखिए एक पॉइंट पर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ, तो ये जो है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए इन दोनों लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वही इनका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और जिनका सॉल्यूशन मिलता है, जिस लाइंस के सॉल्यूशन मिलेंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होंगे। तो इसके सॉल्यूशन मिलते हैं इसलिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। यदि दूसरा कंडीशन है इफ a1 अपान में a2 यानी दिस अपान में दिस इक्वल टू दिस अपान में दिस इक्वल टू दिस अपान में दिस, यानी इनका जो कॉफिशिएंट है x का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का, फिर सेकेंड इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू फिर y के फर्स्ट इक्वेशन के कॉफिशिएंट का और सेकेंड इक्वेशन के y के कॉफिशिएंट का रेशियो, है ना, ये जो लिखा हुआ है, फिर ये कांस्टेंट का रेशियो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का, ये तीनों यदि सेम हैं, ठीक है, सेम है, तो इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों लाइन जो है, एक लाइन पहली लाइन जो है दूसरी लाइन पर लेटे हुए जाएगी, यानी इस पर ऊपर से जो है लेटे हुए जाएगी, यानी एक ऐसे लाइन है तो एक ऐसे जाएगी, है ना, दोनों लाइन ऐसे जो है ऊपर रहेंगी, यानी हर पॉइंट पर वो टच रहेंगी। तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पर टच रहते हैं, मेनी पॉइंट पर टच होने के कारण इनका जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लाइंस आर कोइंसिडेंट, कोइंसाइडेंट की मीनिंग हो गई कि एक लाइन दूसरे लाइन पर लटी हुई जाएगी। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ द इक्वेशन, भाई आप जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन प्राप्त कर रहे हैं, सॉल्यूशन मिल ही रहा है, इसमें बहुत सारे मिल रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसलिए जो है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ए होगा। और ये लाइन देखिए, ये जो रेड और ये मैंने ब्लैक का सिंबल बना रखा है एरो का, तो एक लाइन दोनों मतलब एक लाइन दूसरे लाइन पर जो है लेटे हुए ऊपर से जा रही है। यदि तीसरा कंडीशन मैं ये देखूं, थर्ड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन है आपका और ये आपका सेकेंड कंडीशन है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन था। तो थर्ड केस में आप देखें कि यदि आप a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2, ये देखिए c1 लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो इक्वल नहीं है। यदि इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि लाइन कहीं टच ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो लाइंस क्या होंगी, जब टच नहीं करेंगी कहीं कितना भी बढ़ाने पर, तो क्या होंगी, पैरेलल जाएंगी, ऐसे जाएंगी, पैरेलल, ऐसे पैरेलल जाएंगी। जैसे ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन के लिए ऐसे, दूसरे वाले स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन के लिए ऐसे, तो ये लाइन दोनों पैरेलल जाएंगी, कहीं भी ये टच करेंगे ही नहीं, कहीं नहीं टच करेंगे तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस तरीके से आप जो है जान सकते हैं कि वो कैसा होगा। अब आइए हम जो है ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड से अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो x + 3y = 6 है और ये दूसरा इक्वेशन 2x - 3y = 12 है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। इस जो है आपको इक्वेशन को सॉल्व करके इस टेबल में हम x और y की वैल्यू रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस टेबल में हम लोग x और y की वैल्यू रखेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमारा क्या है, x + 3y = 6 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो ये पहला इक्वेशन है आपका। ओके, तो आप देखो सबसे पहले आपको क्या करना है,
पुट करना है x इक्वल टू 0, है ना, पुट x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो आप देखोगे x इक्वल टू 0 जब पुट करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब ये आपका 0 प्लस 3y क्या हो जाएगा, आपका 3y ही होगा, तो 3y इक्वल टू आपको 6 मिला। तो y इक्वल टू कितना मिल गया, 6/3। तो ये 6 को आप जो है 3 से काटेंगे 2 टाइम्स में, तो ये y इक्वल टू 2 मिला। यानी आपने जो है x इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 2 मिला। तो अब इक्वेशन में यहाँ पर, है ना, इसी इक्वेशन में आपने रखा था, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू आपको 2 मिला। तो इस तरह से फिल कर लेना। फिर इसके बाद में आपको दोबारा क्या करना है, उसी इक्वेशन के लिए आपको y इक्वल टू 0 रखना है ना। उसी इक्वेशन में एक बार x को 0 रखा, एक बार y को 0 रखेंगे। पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू आपने 0 रखा, ये पुट है आपका लिखा हुआ। तो y इक्वल टू 0 रखा आपने, है ना, इस इक्वेशन में। तो आप देखो x प्लस 3y है, तो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। 3 इंटू 0 आपको 0 दे देगा, तो x प्लस 0 इक्वल टू 6 हुआ आपका। तो ये x इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 6। तो आपने जब y इक्वल टू आपने 0 रखा था, है ना, जब y इक्वल टू आपने 0 रखा यहाँ पे, तो आपको x इक्वल टू क्या मिल गया 6। तो अब जो है यहाँ पर जो टेबल है आपका उस इक्वेशन का यहाँ पे बना हुआ है, तो y इक्वल टू 0 रखा था आपने, तो x इक्वल टू 6 मिला था, आपने यहाँ भर दिया। अब इसी तरह से हम लोग जो है इस इक्वेशन के लिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 के लिए हम लोग निकालेंगे। तो आप देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 इनके लिए, तो फर्स्ट इसमें भी वही काम करेंगे। पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12 हुआ। अब आप जो है y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अब माइनस 3 है, तो ये माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि 0 में से माइनस 3y जो है माइनस करेंगे। तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/-3। अब ये -3 से जब कट करोगे आप, तो ये -4 आएगा, तो y इक्वल टू -4 आपका आ गया। तो इट्स मीन्स जो है आपने क्या किया, जब x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू आपको -4 रखा मिला। तो आपने यहाँ इस टेबल में, क्योंकि इसी इक्वेशन में आपने ऐसा किया था, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आपको -4 मिला, तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू -4 मिला, तो आपने इसमें फिल कर दिया। अब सिमिलरली पुट अगेन y इक्वल टू 0, है ना। अब इसी इक्वेशन में आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 0, इसी इक्वेशन में आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। 3 इंटू 0 आपको क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा, तो 2x माइनस 0 इक्वल टू 12 हो गया। अब 2x माइनस 0 0 होगा, तो 2x इक्वल टू आपको 12 मिला, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 12/2, यानी x इक्वल टू आपको 6 मिला। जब आपने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 6 मिला। तो आइए इसमें फिल कर देते हैं। आपको टेबल में y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 6 मिला। अब इसी जो टेबल में आपको ये जो वैल्यू मिली फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकेंड इक्वेशन के लिए, इसी को ग्राफ पर प्रेजेंट करना है। अब जो है प्रेजेंट करके यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो छोटा बॉक्स है, इस छोटे बॉक्स को 1 यूनिट के इक्वल एक मेजरमेंट आपको ले लेना है। जब आप ले लेंगे इतना, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। जैसे मैंने इस छोटे इतने बड़े को मैंने 1 माना है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक 1 हुए, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, है ना। इस तरह से ये 7, ये 8, ये 9, इस तरीके से आगे होता जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये आपका जो है 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। इस तरीके से आपका आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को जो है इस ग्राफ को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर देखना है इस टेबल को। इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं, x प्लस 3y के इक्वेशन के लिए कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है।
x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, यानी x एक्सिस पर आपको कहीं नहीं जाना है ना, y एक्सिस पर जाना है। और जो ये ग्राफ का जो ये पॉइंट है ना 0,0, यहाँ पर x y दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो आपको इस टेबल के हिसाब से y पर केवल 2 जाना है, x पर कहीं नहीं जाना है। तो y पर 2 जाना है तो आप देखिए 2 जाएंगे y पर, तो ये 0, यहाँ से 0 काउंट करेंगे, 0 जहाँ पे दोनों जो लाइन है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आप 0 एज्यूम करेंगे, है ना, ये 0 मानेंगे, है ना। इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों लाइन का x एक्सिस और y एक्सिस का ये 0 होता है, 0,0 होगा। अब यहाँ 0, ये 1, ये 2, तो आप देखिए y की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 2 थी, y की वैल्यू 2 थी, तो इसलिए मैंने 1 2 यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 2, तो 0,2 ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है 6,0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो x एक्सिस पर 6 जाना है, y एक्सिस पर नहीं जाना है। तो ये x एक्सिस वाली लाइन है, तो x एक्सिस वाली लाइन में देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 1, क्योंकि इसको मैंने 0 बोला है, 0 लेना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका कट करा, तो ये पॉइंट आपकी क्या हो गई 6,0, ये पॉइंट हो गई आपकी 6,0 हो गई, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पर तो जाना नहीं है, 6,0 हो गई। अब ये आपको जो 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, अब इसको क्या करना है, इस तरीके से आपको स्केल को रखना है, इस तरीके से स्केल को रखना है इन दोनों पॉइंट को, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन स्केल से ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, सीधी एक लाइन आपको ये ड्रॉ कर लेनी है। फिर अब उस जिसकी लाइन है वो इक्वेशन इस पर लिख लेना है, जैसे x + 3y = 6 का था ये, आप देखिए यहाँ पे x + 3y = 6 के लिए था, तो x + 3y = 6 मैंने लिख दिया। अब इसी तरह से दूसरा इक्वेशन 2x - 3y = 12 है आपका, तो इसके लिए x = 0, y = -4, तो x पर कहीं नहीं जाना, y पर -4। माइनस के लिए आपको पता है नीचे जाते हैं, डाउन में जाते हैं, तो आप जो है ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है x और y एक्सिस का उसके नीचे जाएंगे, तो x एक्सिस पर -4 जाना है, तो ये देखिए -1 -2 -3 -4, y एक्सिस पर -4 जाना है, ठीक है, ये 0 -1 -2 -3 -4 है ना, और x एक्सिस पर कहीं जाना है क्योंकि x की वैल्यू 0 थी, तो ये 0,-4 एक पॉइंट ये मिल गया आपका। अब इसी तरह से देखिए जो है x = 6 है, y = 0 है, यहाँ पे x = 6 y = 0, यानी x एक्सिस पर 6 जाना है और y एक्सिस पर क्या जाना है 0, यानी y एक्सिस पर जाना ही नहीं है। तो आप देखिए अब दूसरा फिर वही पॉइंट है ना, x एक्सिस पर 6 जाना था, 1 2 3 4 5 6, आप देख लीजिए 6 0, तो वही मैं कर रहा हूँ आपका इस पर डिनोट 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो गया 6,0। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को के लिए ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसे स्केल रखना है और ये इस तरीके से आपको जो है एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही हैं, ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही हैं, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, और यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या करी, इंटरसेक्ट करी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी वही पॉइंट आपका क्या हो जाता है, सोल्यूशन। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट क्या हो जाता है आपका सोल्यूशन। तो 6,0 सोल्यूशन हो गया। ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू ये वाली जो है y की होती है। तो इसलिए आपको लिखना कैसे है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दीज टू लाइन्स आर 6,0, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट 6,0 है। तो यहाँ से ये लिखने के बाद इसलिए आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरह से आपको ग्राफिकल मेथड से जो है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये लाइन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटरसेक्ट करी, यदि इंटरसेक्ट करेंगे तो कंडीशन बताया ही गया था आपको कि जो है इनका कोफिशिएंट, जैसे x का कोफिशिएंट 1 और इसमें x का कोफिशिएंट 2, तो 1/2 और ये 3 और ये -3, 3/-3, ये दोनों कभी नहीं इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि भाई 1/2 = 3/-3 है ना, ये कभी इक्वल होंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताया भी था कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी आपको, है ना, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो एक सोल्यूशन आपको यही मिला, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे इसलिए एक सोल्यूशन मिला।
तो ऐसे लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं जब इनका कॉफिशिएंट है ना, इनका कॉफिशिएंट अपान में इनका कॉफिशिएंट डज नॉट इक्वल टू इनका कॉफिशिएंट अपान में इनका यानी वाई का। ठीक है, तो इस तरीके से ना इक्वल हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है, जो कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गई। और जो भी कंडीशन आपको बताए गए हैं, ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल भी जा सकती हैं आपस में, दोनों लाइन एक लाइन पर दूसरी लाइन जो है टच करते हुए भी जा सकती हैं। ठीक है, जैसा इक्वेशन रहेगा उस हिसाब से ये लाइन जाएगी, है ना। तो एक आपका इंटरसेक्टिंग वाला हो गया यहाँ पे, है ना, पैरेलल वाला, और जो है आपका दूसरा कोइंसिडेंट लाइन, वो दोनों आपको खुद ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप्स के मेथड्स को बताएंगे सॉल्व करने ग्राफिकल मेथड से।